हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन और मैं हूं आपके साथ आपकी प्यारी सी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे ममता। कहानियां सुनाती हूं, कहानियां वो जिनमें आप ढूंढ पाएं खुद को। हमारी आज की कहानी है हकदार। बहुत कमी का माहौल था। चारों तरफ बस उदासी ही उदासी छाई हुई थी। सब कुछ सुनसान सा था। सब लोग अपना काम चुपचाप कर रहे थे। कोई भी किसी से बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ना ही तो किसी का मन था और ना ही ऐसा माहौल। घर से अभी भी हल्का हल्का हवन की सामग्री जलने की सुगंध आ रही थी, क्योंकि अभी कृतिका, कबीर और ख्याति उनकी माँ की 13वीं के बाद होने वाला शुद्धिकरण वाला हवन हुआ था। इसी बीच ख्याति आई और वो जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना देखकर बाकी सब लोग जो रो रो कर चुप हो गए थे या जिनकी आंखें आंसू भिगो भिगो कर सूख चुकी थी, उनसे भी आंसू आने लगे। कितना बुरा वक्त होता है ना ये, सबके लिए ही। हम कैसे उस इंसान को अपने से दूर जाते देख सकते हैं जो कि हमेशा हमारे करीब रहता है। ऐसा ही वक्त देख रहे थे वो तीनों, कृतिका और कबीर, दोनों हस्बैंड वाइफ, और ख्याति उनकी माँ। ख्याति कबीर की बहन। जान छिड़कती थी ख्याति अपने माँ बाप पर, और कौन नहीं छिड़कता, छिड़कनी भी चाहिए ना। पेरेंट्स ने क्या नहीं किया होता हमारे लिए, ये शायद हम तभी समझ पाते हैं जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं। लेकिन वाकई ही जितना कुछ हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं, उतना दुनिया में और कोई भी शख्स नहीं कर सकता। बहुत प्यार करती थी ख्याति अपने पेरेंट्स से। गाहे बगाहे उनसे फोन पर बातें करना, उन्हें गिफ्ट्स भेजना, उन्हें वीडियो कॉल्स करना, ये सब भी तो करती थी वो, क्योंकि वो शिमला में नहीं रहती थी, वो मुंबई में रहती थी, एक आलीशान घर में। शिमला में तो उसका मायका था, वहां भी बहुत अच्छा घर था उसका, लेकिन माया नगरी मुंबई शिमला से ज्यादा भाती थी उसे। और कभी कभी कम ही आ पाती थी वो अपने पेरेंट्स से मिलने। और इस चीज का भी उसे दुख था कि वो अपने माँ के अंतिम समय के वक्त उनके साथ नहीं रही। शायद इसीलिए इतना रो रही थी। बहुत मुश्किल हुई कृतिका और कबीर को ख्याति को समझाने में, उसे संभालने में, लेकिन वो संभल नहीं रही थी। जैसे ही 13वीं का वक्त बीता, ख्याति ने अपने बैग्स पैक कर लिए। कबीर ने हाथ जोड़कर कहा, दीदी प्लीज मत जाओ ना, पापा की कंडीशन अभी ठीक नहीं है और मैं और कृतिका पापा को नहीं संभाल सकते। अगर आप रहेंगी ना तो पापा को बहुत सहारा मिलेगा। प्लीज थोड़े दिन और। ओ प्लीज कबीर, यू कैन अंडरस्टैंड ना, हाउ कैन आई मैनेज। मुझे अपने घर भी जाना है, बच्चों के एग्जाम्स और हस्बैंड का काम, ये सब भी तो मुझे ही देखना है ना। और तुम और कृतिका हो ना यहाँ पर पापा का ख्याल रखने के लिए। सो प्लीज डोंट वरी, आई हैव टू गो। ये कहकर ख्याति वहां से चली गई। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं।
है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चारगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, आपके अपने चैनल रेडियो उड़ान पर। और आज की कहानी है हकदार। कहानी में आपने अब तक सुना कि कबीर, कृतिका और ख्याति, इन तीनों की माँ की 13वीं है और 13वीं पर ख्याति जो कि कबीर की बहन है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, जिसे समझाने और संभालने में कबीर और कृतिका को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। रस्में होने के बाद ख्याति अपने ससुराल जाने का प्लान बनाती है, जिसे कि कबीर उसे रोकता है, लेकिन वो बहुत सी वजहें बताकर, अपनी व्यस्तता बताकर वहां से चली जाती है। अब सुनते हैं आगे। रोकने की कोशिश की थी कबीर ने ख्याति को, लेकिन ख्याति रुकी नहीं, चली गई थी अपनी माया नगरी मुंबई में। मुंबई में उसका ज्यादा मन लगता था, अब शायद शिमला इतना पसंद नहीं था ख्याति को। कबीर को वहीं बैठे बैठे याद आया कि कैसे बचपन में कबीर और ख्याति एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, शिमला की घुमावदार सड़कों में स्कूल जाते, वापस घर आते, और बर्फ में दोनों कैसे एक दूसरे पर बर्फ के गोले बना बना के फेंकते थे। याद आया कबीर को कि कैसे दूध की तरह गोरी ख्याति के गाल बर्फ में ठंड की वजह से एकदम लाल पड़ जाते, और ऐसा लगता कि उसके बालों पर और उसके कपड़ों पर बर्फ जम गई है, तो जिसे कबीर झाड़ता रहता। बहुत प्यारा बचपन था उन दोनों का।
उन दोनों के पेरेंट्स भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। फिर ऐसे ही दोनों बच्चे बड़े हो गए और कबीर के पापा के दोस्त ने ख्याति का रिश्ता मांग लिया। क्योंकि वो बाद में मुंबई शिफ्ट हो गए थे तो ख्याति को भी मुंबई ही जाना पड़ा। ख्याति खुश थी अपने ससुराल में। इसी बीच माँ को गठिया की प्रॉब्लम हो गई। ज्यादा ही बढ़ गया था उनका गठिया, इतना कि कई बार वो पानी, चाय या दूध का ग्लास तक नहीं उठा पाती थी। घंटों बेड पे सोई रहती। कृतिका ने बहुत साथ दिया कबीर का, अपनी जॉब तक छोड़ दी, क्योंकि बहुत सेवा और आदर का भाव था उसके मन में। वहीं ख्याति या वीडियो कॉल्स कर लेती या फेस्टिवल्स पे गिफ्ट्स भेज देती। शायद यही फर्ज समझती थी अपना। संडे को उसकी वीडियो कॉल्स जरूर आती थी, लेकिन खुद नहीं आ पाती थी, क्योंकि शायद माया नगरी मुंबई उसे बहुत रम गया था। और आस पड़ोसी वो सब यही सोचते थे कि क्योंकि कृतिका महंगे महंगे गिफ्ट्स अपने भाई भाभी, अपने माँ पापा को भेजती है, हर त्योहार पे उन्हें कुछ ना कुछ भेजना नहीं भूलती, इसलिए वो अपने परिवार पर जान छिड़कती है। जब कभी ख्याति आती तो सब लोग उसको देखते ही रह जाते। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड पर्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, उसके जूते, उसकी वॉच, उसका सब कुछ बदला हुआ था। जिस कृतिका को वो जानते थे, जो कि शिमला की घुमावदार सड़कों से होकर गई थी, ये वो कृतिका नहीं थी। ये तो रम गई थी माया नगरी मुंबई में, और जिसके पास अपने मायके आने के लिए सिर्फ कभी कभार का ही वक्त होता। ला 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 ला। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना।
तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे। मेरा जीवन जलती धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे। तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन और मैं हूं आपके साथ आरजे ममता। हमारी आज की कहानी है हकदार। कहानी में अब तक आपने सुना कि माँ की 13वीं होने के बाद ख्याति कबीर और कृतिका को छोड़कर अपने ससुराल चली जाती है और कबीर याद करता है अपना और ख्याति का बचपन और अपने माँ की बीमारी के दौरान चलने वाला इलाज और कभी कभी ख्याति का आना। तो अब सुनते हैं आगे। बहुत बीमार रहने लगी थी माँ और माँ की वजह से पापा भी बहुत टेंशन में थे। हंसी में डूबा रहने वाला घर, कब दवाइयों की सुगंध और डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स की बातें करने लगा, हमें खुद भी पता नहीं लगा। माँ हमेशा कहती रहती कि मेरी बेटी को भी बुला लो, मुझे कुछ दिन उसके साथ रहना है। और जब कबीर ख्याति को फोन करता तो ख्याति हमेशा यही कहती कि कबीर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मेरे बच्चों के एग्जाम्स हैं और तुम्हें पता है ना तुम्हारे जीजू हमेशा किसी न किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए होते हैं, तो मैं अगर वो यहाँ पर नहीं है तो मैं घर छोड़कर और बाकी सबको छोड़कर कैसे आ जाऊं। प्लीज कुछ टाइम मैनेज कर लो। हाँ, मैं तुम्हें पैसे जरूर भेज देती हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो माँ के लिए कोई नर्स रख लो, बट प्लीज अभी मुझसे ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट ना करो। आई होप यू अंडरस्टैंड। पैसे कहाँ से आ गए थे माँ और ख्याति के बीच में? माँ तो अपनी बेटी को चाहती थी, वो बेटी जिसे उन्होंने 9 महीने अपने कोख में रखा, वो बेटी जिसकी उंगली पकड़कर उन्होंने उसे चलना सिखाया था, खाना सिखाया, स्कूल जाना, होमवर्क करना, बड़े होकर प्रोटेक्ट करना, ये सब माँ ही ने तो सिखाया था उसे। माँ ही ने उसे दूसरे घर भेजा था, दूसरे घर की जिम्मेदारियां किस तरह से उठानी है, ये सब भी उसे माँ ने ही सिखाया था। तो क्या कहीं माँ ने उसे ये भी सिखा दिया था क्या कि दूसरों के घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते अपने उस घर जहां पर हमने पूरा बचपन बिताया होता है और वो माँ जो हमेशा हमारी हर बेस्ट फ्रेंड से ऊपर होती है, उसे भूल जाए? ये तो नहीं सिखाया होगा ना माँ ने। फिर ये किस राह पर चल पड़ी थी ख्याति? ये सोचते सोचते कब दोपहर से शाम हो गई, कबीर को पता ही नहीं चला। ऐसे ही करते करते 1 साल बीत गया। पापा माँ की टेंशन में बहुत ज्यादा चुप रहने लगे, ना किसी से बात करते, बस शून्य में ताकते रहते। और इसी तरह पापा को भी पैरालाइज्ड का अटैक हो गया। जब पापा को अटैक हुआ तो कबीर और कृतिका की लाइफ और ज्यादा उलझ गई। पहले तो पापा फिर भी खुद से अपना काम कर लेते थे, लेकिन अब वो सब मुश्किल हो गया। कबीर क्योंकि टीचर था तो बीच बीच में पापा के लिए घर आता रहता, जिससे उसकी जॉब पे भी इफेक्ट पड़ रहा था। पर फिर भी क्योंकि कॉलीग्स अच्छे थे तो मैनेज हो रहा था। और कृतिका वो तो वैसे ही बहुत अच्छी थी, उसे एक्सपीरियंस था क्योंकि उन दोनों ने अपनी माँ की सेवा की थी। और इसी में
ख्याति का रवैया जस का तस था। हाँ, वो पापा को वीडियो कॉल जरूर करती थी, पापा से बातें करती, लेकिन पापा बस उसे जस्ट देखते रहते और कोई जवाब नहीं देते। कबीर ने बहुत बार कहा कि दीदी प्लीज पापा को मिलने आ जाओ, लेकिन उसके वही पहले वाले जवाब थे, जिसके लिए कबीर कुछ नहीं कर पाया। ऐसे ही बीमार होते होते पापा की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और लास्ट में वो बस कबीर से एक ही बात बोलते रहे, प्लीज़ ख्याति को बुला दो। जब ख्याति को फ़ोन किया गया तो वो मैं टिकट चेक करती हूँ ऐसा बोलती रही। 2 दिन तक ना पापा ने उसे बुलाने की जिद छोड़ी, ना उसे ही कोई टिकट शायद मिली या उसने टिकट्स कोई देखी। और ऐसे पापा ने भी माँ की तरह हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा। यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा। बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत। दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत। इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां। कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह।
हमसे हो गया, काबिले माफी हुआ करते नहीं ऐसे गुनाह। तंग दिल है ये जहां और संग दिल मेरा सनम। क्या करे जोशे जुनून और हौसला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा, बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, और हमारी आज की कहानी है हकदार। कहानी में अब तक आपने सुना कि कबीर की मां के जाने के बाद कबीर के पापा भी अपसेट रहने लगे हैं और इसी वजह से उन्हें पैरालाइज्ड का अटैक आता है। कबीर और कृतिका की लाइफ और मुश्किल में पड़ जाती है। कबीर अपनी बहन ख्याति को बार बार अपने पापा से मिलने बुलाता है, लेकिन वो नहीं आती। और ऐसे जब पापा की तबीयत खराब होती है, 2 दिन वो ख्याति का वेट करते हैं, लेकिन वो नहीं आती और कबीर का हाथ पकड़कर ही वो उन तीनों को छोड़कर चले जाते हैं। अब आगे पापा भी कबीर और कृतिका को रोता बिलखता छोड़कर चले गए। ये खबर क्योंकि ख्याति को भी देनी जरूरी थी, तो कबीर ने बता दिया उसे। फोन पर वो बहुत रोई और जल्द से जल्द आने का वादा कर बैठी। बहुत बुरा वक्त था, वैसे ही सुनसान, डरावना, गुमसुम, उदास, चारों तरफ चीख पुकार, रोना धोना, मनोहार, ये सब चल रहा था। थोड़ी देर में ख्याति भी वहां पर आ गई। पापा को देखकर उनसे लिपटकर बिलख बिलख कर रो पड़ी वो। सब कुछ वैसे ही हो रहा था, पहले की तरह, जो पापा को लेकर कब से रो रहे थे, जिनके आंसू सूख चुके थे, वो ख्याति को देखकर फिर से रोने लग गए। नहीं देख सकती ना औलाद अपने माँ बाप को ऐसे जाते हुए, और उन बच्चों ने तो अपने दोनों पेरेंट्स खो दिए थे। फिर रोना बिलखना, कुरलाना और उनको उठाने के लिए मनोहार करना, ये सब तो स्वाभाविक था। पर क्या वापस आ जाते हैं वो लोग जो हमें छोड़कर गए होते हैं? नहीं आते। फिर चाहे हम उन्हें कितनी ही कस्में क्यों ना दें, उनसे कितने ही वादे क्यों ना करें, उनसे कितनी ही मनोहार क्यों ना करें, लेकिन वो एकदम शांत, आंखें बंद करके लेटे होते हैं, जैसे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे कि वो सुन ही नहीं रहे हमें। और वाकई वो तो किसी और दुनिया में चले जाते हैं ना। फोना हमें सुनते हैं ना, उन्हें कोई फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे दिल में दर्द होता है। हम कैसे एक्सेप्ट कर लें इतनी जल्दी ये सब? हम कैसे उन्हें जाने दे सकते हैं ना? लेकिन क्योंकि नियति का लिखा है और ये सब होना है और ये सब सच है, तो हम इसे टाल भी नहीं सकते। वैसे ही सब तैयारियां की गई और माँ की तरह पापा को भी हमारा घर छोड़कर, हमें छोड़कर, हमारी जिंदगियों को छोड़कर जाना पड़ा। बिल्कुल उदास हो गया था घर, एकदम चुपचाप, गुमसुम, उदास, डरावना सा। सारे चुपचाप रहने लगे थे, कोई किसी से बात नहीं करता, बस मजबूरी में खाना खाते,
और फिर से पापा की बातें छेड़कर बैठ जाते। सब बहुत दुखी थे, कबीर, कृतिका, कृतिका और कबीर के रिश्तेदार, घर वाले, ख्याति और ख्याति के हस्बैंड। पर क्या कर सकते हैं ना, जिसने जो आया है उसने तो जाना ही है, उसे हम किसी भी तरह नहीं रोक सकते, क्योंकि यही विधि का विधान है।
बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, बिजुरी बनकर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा, मैंने तुमको देखा, मन संग आँख मिचौली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, और हमारी आज की कहानी है हकदार। कहानी में अब तक आपने सुना कि कबीर, कृतिका और ख्याति की मां के जाने के बाद उनके पापा भी पैरालाइज्ड के अटैक के बाद उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों बहुत परेशान हैं, बहुत उदास हैं और बहुत मुश्किल से अपने वक्त को बिता रहे हैं। तो अब सुनते हैं आगे। पापा छोड़कर जा चुके थे, सब तरफ बस उदासी ही उदासी थी। कबीर को बहुत मुश्किल आ रही थी अब की बार कृतिका को संभालने में। कृतिका बहुत ही ज्यादा उदास थी, क्योंकि कबीर को याद है कृतिका कैसे रातों जागकर पापा के सिरहाने बैठी रहती, उनसे बातें करती, उनके पैरों पे मालिश करती, उनका हाथ पकड़कर बैठी रहती, उन्हें जैसे कोई उम्मीद दिलाती। लेकिन अब वो जा चुके थे, किसके लिए जागती कृतिका? लेकिन फिर भी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, जिसके लिए वो बेहद परेशान थी। संभाल रहा था वो कबीर कृतिका को, समझाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे करते कराते पापा की भी 13वीं आ गई। जब 13वीं के रीति रिवाज रस्में किए गए तो वैसे ही ख्याति बहुत रोई। ख्याति को देखकर सब आस पड़ोसी, रिश्तेदार, सगे संबंधी, सबका मन बहुत दर्द में चला गया, क्योंकि बहुत रो रही थी वो। सब बहुत परेशान हो गए। सब यही समझते थे कि ख्याति प्यार करती है अपने पेरेंट्स से। उसके हस्बैंड भी वहां चुपचाप बैठे थे। कबीर और कृतिका चुप हो गए थे। अब वो नहीं रो रहे थे, शून्य में कहीं देख रहे थे शायद। थोड़ी देर में सब रिश्तेदार धीरे धीरे वहां से जाने लगे। पापा के कुछ फ्रेंड्स और कुछ ही एक लोग थे। ख्याति ने भी अपने जाने के लिए अपने बैग्स पैक कर लिए। इतने में जब वो सब एक साथ बैठे तो ख्याति के हस्बैंड बोले कि अब हम बार बार यहाँ नहीं आ सकते यार, बहुत दूर है मुंबई से शिमला। तो ऐसा करते हैं कि अब जो ये घर है इसे सेल आउट कर देते हैं, और इससे जो भी पैसा आएगा वो दोनों भाई बहन आपस में बांट लेना, क्योंकि बहनें भी तो कानूनन पापा की प्रॉपर्टी में हकदार होती है ना। हकदार? किस चीज की हकदार? ये सुनकर कबीर एकदम परेशान हो गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि उतनी देर में पापा के दोस्त उठे और अंदर पापा के रूम में चले गए। पापा के रूम से एक फाइल लेकर आए और उन्होंने जोर से वो ख्याति की तरफ पटक कर रख दी। उन्होंने कहा, ख्याति, हकदार? किस चीज की हकदार होने की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे पापा अपने जाने से पहले एक विल बनाकर गए थे, जो कि मैं तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूं। उन्होंने फाइल खोली
और पढ़ना शुरू किया। मैं ओम प्रकाश अपने होशो आवास में ये फैसला करता हूँ कि मेरा घर, बैंक बैलेंस, सारी जायदाद का हकदार मेरा इकलौता बेटा और मेरी बहू है, क्योंकि उन दोनों ने हर फर्ज निभाया है। उन्होंने अपनी रातें मेरे लिए जागकर काटी हैं, अपने दिन मेरे पीछे भागकर ख्वार किए हैं। मेरे लिए उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया है, दर्द, दुख, पीड़ा और धैर्य से उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को संभाला है। उन्होंने हर फर्ज अदा किया है एक अच्छे बेटे और एक अच्छी बहू होने का। इसलिए हर चीज का हकदार अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा इकलौता बेटा और मेरी बहू है। ये कहकर उन्होंने फाइल ख्याति के सामने कर दी। ख्याति तो दूर, वहां बैठा हर शख्स एकदम खामोश हो गया और कृतिका और कबीर ने धीरे से एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। एक अजीब सा सुकून उनके अंदर उतर आया था। उसके बाद अंकल बोले, कौन से हकदार होने की बात कर रही थी तुम ख्याति? तुम कभी अपने माँ बाप से मिलने तक नहीं आई? क्या सिर्फ वीडियो कॉल पे बात करना ही तुम्हारा फर्ज था? अगर हकदार बनना था तो हर चीज में बनती। अपने भाई भाभी की रातों को जागने में, अपने माँ बाप के इलाज में होने वाले खर्च उठाने में, उन्हें दवाइयाँ देने में, उनकी देखभाल करने में, सब चीज में हकदार होना था ना। फिर ही तो तुम इस प्रॉपर्टी की हकदार हो सकती थी। पर मुझे लगता है कि तुम्हें अब सब समझ आ गया होगा। ये पढ़कर ख्याति के हस्बैंड तो वहां से उठ गए और ख्याति भी अपना समूह लेकर, अपने बैग्स उठाकर वहां से चली गई, क्योंकि उसे सब समझ आ गया था। और कबीर और कृतिका अंदर ही अंदर बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, क्योंकि ये उनकी जीत नहीं थी, एक आशीर्वाद था जो कि उस फाइल में उनके पापा के द्वारा उनके लिए लिखा गया था। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। आशा करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो अब मुझे दीजिए इजाजत और अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तो मुझे यानी आरजे ममता को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइट। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देख
ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ, जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान